आदत बन रही तो मेरी आदत बना के रखना चाहता है? उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल, क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावड़ी है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? हाय दी, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दी, कुछ हुआ क्या? हाँ, मिलकर बताती हूँ। कैसे कहूँ कि मेरा क्या है तू, मेरा अर्ज भी तू, मेरा फर्ज भी तू। कैसे कहूं मेरा क्या है तू, ये पंक्तियां अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। इन्हें लिखने वाली 26 वर्षीय विद्या शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्या शर्मा के लिए जन्म और मृत्यु का दिन एक ही हो गया। एक ऐसी लड़की जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से भरी हुई थी, जिसके सामने अभी उसका पूरा जीवन पड़ा था। इस अनजान शहर में कौन था जो उसके जन्मदिन पर उसे मौत का तोहफा दे गया? क्या कारण हो सकता था इस शूटआउट के पीछे? उधर विद्या का छोटा सा परिवार इस हकीकत से अनजान जन्मदिन की तैयारियों में लगा था, और इधर विद्या बेजान पड़ी हुई थी। सर, ये लड़के के पास से पर्स मिला है जिसमें से कुछ चीजें मिली हैं। ये उसका वर्क आईडी। लड़की का नाम विद्या शर्मा है और ये मुंबई में किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। और सर, ये मुंबई से दिल्ली का बोर्डिंग पास। लड़की कल सुबह ही दिल्ली आई थी। और सर, ये आज सुबह की दिल्ली से चंडीगढ़ की टिकट है, फ्लाइट टिकट। और सर, ये नोएडा की किसी कॉफी शॉप का बिल है, सेक्टर 15। और सर, ये मोबाइल। इसके सारे कॉल डिटेल चेक करो और लास्ट आखिरी नंबर को कॉल करो। हो सकता है इसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात हो जाए। पापा, हाँ बेटा। दी के आने से पहले ना सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ बेटा, ले देख ले, तेरी दी का ही फोन है। बड़ी लंबी उम्र पाई है इसने। हाँ बेटा, तेरी फ्लाइट लैंड हो गई? मैं नोएडा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर विद्या शर्मा की डेड बॉडी मिली है। क्या हुआ पापा? पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ था? क्या बताऊँ साहब, मैं तो देख ही नहीं पाया साहब, मौका ही नहीं मिला साहब। अचानक से धड़ाधड़ गोलियां चली। जैसे गोली की आवाज सुनी साहब, मैं तो नीचे झुक गया साहब अपनी जान बचाने के लिए। लड़की ने टैक्सी कहाँ से ली थी? सेक्टर 18 के साथ रमोदिया होटल के बाहर से साहब। साहब तो मैं इनके तो पीछे ही था साहब इतने में देखा एक बंदा काली बाइक पे आया और कट मार के लड़की पे गोली मार दी साहब उसने। उसकी शक्ल याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन के रखा था, इसलिए उसकी शक्ल नहीं देख पाए। पर इतना तो देख लिया था कि उसने काली जैकेट और जीन्स पहना हुआ था। बाइक का नंबर देखा? नहीं सर, नहीं देख पाया मैं। बाइक किस कलर की थी? काली थी सर। ये विद्या शर्मा का आईडी कार्ड सर, जो उन्होंने चेक इन के टाइम दिया था। विद्या शर्मा ने रूम कब बुक किया था? रूम विद्या शर्मा ने नहीं सर, उनकी कंपनी की तरफ से बुक किया गया था। तो फिर आपके पास कंपनी की डिटेल्स भी होंगी? है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से और भी कोई बुकिंग हुई थी? नो सर, वैसे भी मैडम सारा दिन बाहर थी, रात में आई और मॉर्निंग में चेकआउट कर गई सर। सर, ये उनकी कंपनी की डिटेल्स। हाँ सर, याद आया, एक आदमी उनसे मिलने आया था। क्या नाम था उसका? नाम सर सर, विद्या शर्मा कौन से रूम में रुकी है? 1 मिनट सर, रूम नंबर 531 सर। योर गुड नेम सर? आदेश कुमार। कितने बजे आया था? यही कोई सर रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब। रात को विद्या के साथ रुका था? नहीं सर, वो तो कुछ आधे घंटे या उससे भी कम समय में वापस चले गए सर। अच्छा, आपके होटल में सीसीटीवी तो हो गई? जी। विद्या के आने से लेकर जाने तक की हमें सारी फुटेज चाहिए, लॉबी और फ्लोर दोनों की। और हमें वो रूम भी देखना है जहाँ पे विद्या रुकी थी। श्योर सर। आइए सर।
खाना मंगाया लेकिन खाया नहीं। यस सर। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने खाना सर्व किया था। सर वो नाइट ड्यूटी पे था। अरे लेकिन आपके पास उसका फोन नंबर या एड्रेस कुछ तो होगा ना? यस सर। बुलाइए। ओके सर। चलिए चलकर जब तक सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। और हाँ, हमारी परमिशन के बिना इस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। ओके सर। ये है वो आदेश कुमार जो विद्या मैम से मिलने आया था। प्रिंट आउट निकलवा इसका। ठीक है। ओके ओके। सर, विद्या के फादर और उसकी बहन चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। और सर एक बात और, विद्या की ज्यादातर बात उसके फादर से हुई है और आदेश कुमार से हुई है। आदेश का नंबर उसके मोबाइल में सेव भी है। लेकिन सर आदेश का मोबाइल हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। इस आदेश कुमार की पूरी डिटेल्स निकालो। इसका फोन नंबर साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो। मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। होटल के कमरे को सील कर दो। होटल के हर एम्प्लॉय, चाहे वो डे में काम करता हो या नाइट में काम करता हो, कड़ी पूछताछ करो। चौबे सर, उस वेटर को थाने बुलवाओ। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुप्ता सर, शूटआउट में जो बाइक यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? सर मैंने आरटीओ को और दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। अपने खबरियों को भी काम पे लगा दिया है। जल्दी पता चल जाएगा। सर, वो होटल का वेटर नवीन आया है जो विद्या के रूम में खाना लेके गया था। गुप्ता, तुम कैफे जाकर पता करो विद्या उस दिन किससे मिलने गई थी। ओके सर। चलो चलो। उस दिन क्या देखा? सर जैसे मैं ट्रॉली लेके वहां पहुंचा तो मैडम की अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनका किसी बात पे कोई झगड़ा चल रहा है शायद। डोंट टच मी। तुम ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। तुझे अच्छी तरह याद है उसने यही कहा था कि जेल भिजवा देगी? जी हाँ, यही कहा था। ठीक है, जाओ। ये मैडम इस कैफे में आई थी? हाँ सर, आई थी। मैडम के साथ ये आदमी आया था? ये नहीं था। मुझे आपके कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर ये सुबोध भाटिया, ये विद्या शर्मा की फ्रेंड्स बुक की लिस्ट में भी है। और सर ये कुछ समय पहले उसी कंपनी में काम करता था जहां पर विद्या काम करती थी। और सर विद्या शर्मा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी फैमिली के अलावा विद्या शर्मा को 6 बार कॉल आदेश कुमार ने किया था और एक कॉल अननोन नंबर से भी आया था। और वो अननोन नंबर इस सुबोध भाटिया के नाम से रजिस्टर्ड है। सर मैंने इसको कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। तुमने होटल में पता किया जहां विद्या रुकी थी? हो सकता है वहां से किसी ने देखा हो। एक काम करो गुप्ता सर, इस सुबोध भाटिया का नंबर भी साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो और विद्या के ऑफिस से भी इस सुबोध भाटिया के बारे में पता करो। ओके सर। सर आदेश के घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने उसके आस पड़ोस में भी पूछताछ की है लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, हम आते हैं। सर हॉस्पिटल से फोन था, विद्या की फैमिली आ चुकी है। ठीक है चलो।
मिला जो नोटिस करने लायक हो? हाँ, एक जगह हाथ पे खरोच के निशान तो थे, बट सेक्सुअल असल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। लड़की के शोल्डर पे एक टैटू था, देखिए। गुप्ता, यस सर। इस टैटू में एवी का मतलब आदेश और विद्या भी हो सकता है। विद्या के मोबाइल में मिला हुआ अधूरा मैसेज और वेटर नवीन ने बताया कि कल रात विद्या का आदेश के साथ झगड़ा हुआ था। हो सकता है इन दोनों का रिश्ता ही विद्या के मर्डर की वजह हो सकता है सर। विद्या के फादर को बुलवाओ। ओके सर। आप लोग किसी आदेश कुमार को जानते हैं? जी, आदेश विद्या को मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था। दीदी का नया रिश्ता है, कैसा लगा? फोटो में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे तब पता चलेगा जब बात होगी। हाय। हेलो। क्या करते हो? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, यही दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ। गुड। कितना टाइम होता दोनों को? कुछ 1 महीना हुआ होगा। मतलब आप लोगों को भी मालूम था कि विद्या यहाँ नोएडा में आदेश से मिलने वाली है? नहीं, देखा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, कोई प्लान होता तो वो मुझे जरूर बताती। बल्कि मैंने तो दी को कहा भी था वो यही है तो एक बार आदेश से मिल ले, लेकिन दी ने मना कर दिया था और आदेश ने उसे लंच पे भी इनवाइट किया था, लेकिन दी नहीं जा पाई। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक परसों रात विद्या की आदेश से मुलाकात हुई थी। क्या विद्या ने आप लोगों को बताया नहीं? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आदेश से मिलने के बाद विद्या की आपसे बात भी हुई। शर्मा जी, हमें लगता है कि विद्या के मर्डर में आदेश का हाथ है। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? जी नहीं। कौन है ये? ये सुबोध भाटिया है। ये भी परसों विद्या से मिला था। सर, सुबोध का वो नंबर मडगांव का है और साइबर सेल ने बताया है कि उसकी लोकेशन राजस्थान में ट्रेस हुई है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। अब उसका मोबाइल बंद है और सर नेटवर्क फ्लक्चुएट होने के कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना मुश्किल है। विद्या के ऑफिस से सुबोध के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, विद्या की कलीग ने बताया कि सुबोध ने विद्या को प्रपोज किया था। सर, सुबोध हमारे साथ काम करता था इस कंपनी में। उसने विद्या को प्रपोज भी किया था, पर विद्या ने एक्सेप्ट नहीं किया था। विद्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए वो काम छोड़कर चला गया। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन कैफे में विद्या ने सुबोध को अपने और आदेश के बारे में बताया। सुबोध को इस बात का बुरा लगा और उसने विद्या से बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया और उसने अपना मोबाइल फोन किसी गाड़ी या कहीं और फेंक दिया और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से भागता था। यस सर। तुम लगातार साइबर सेल से कांटेक्ट में लगे रहो। वो जैसे ही अपना फोन स्विच ऑन करेगा हम उसे उठा लेंगे। विद्या नोएडा में थी। ये वो शहर था जहां उसका अपना कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो था आदेश, और ये जान पहचान भी काफी नहीं थी। नहीं होने के साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी थी जिनकी वजह से वो पुलिस का पहला संदिग्ध था। विद्या का टैटू, आदेश का रात में उससे मिलने आना और दोनों का झगड़ा होना। दूसरा सस्पेक्ट था सुबोध, जिसका पुलिस की नजरों में आने का सबसे बड़ा कारण था उसका अतीत। पुलिस को लग रहा था कि शायद उसने अपने रिजेक्शन की वजह से विद्या की जान ले ली हो। ये सारी पहेलियां अभी अनसुलझी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। जी सर, मेरा ही नाम आदेश कुमार है। सर, मैं यहाँ सरेंडर करने नहीं, कुछ क्लियर करने आया हूँ। मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, तो मैं खुद चला आया। काफी समझदार और चालाक आदमी है तू। एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद तू यहाँ अपने आप को क्लियर करने आता है। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ। मेरे और विद्या के बीच में सर कुछ बचा ही नहीं था जो मैं उसकी खबर रखूं। अच्छा, एक लड़की से मिलने तू रात को होटल में जाता है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। उससे तेरा झगड़ा हो जाता, बाद में उसका कत्ल हो जाता है और अब तू ये कह रहा है कि तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। सर, जिसे आप झगड़ा कह रहे हैं, दरअसल वो कुछ और था। मतलब? सर, मैं उससे शादी करना चाहता था और वो एक नंबर की फ्रॉड निकली। हम दोनों 3 महीने पहले मिले थे। 3 महीने पहले? जी सर। उसके बाद 1-2 बार और मिले सर, वो भी काम से। हम दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस थे, फोन पे बातें होने लगी तो मुझे लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, आप चाहें तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते सर। वो तो हम कर ही लेंगे, पहले तो अपना क्लैरिफिकेशन तो कंप्लीट कर। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट बना लूं, क्योंकि उसके पापा लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमने इसे अरेंज मैरिज की शक्ल देनी पड़ी। सर, उसने कहा और मैंने प्रोफाइल बना ली। पर सर, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया कि मैं नोएडा आ रही हूँ, अर्जेंट है।
सर मैं खुश था कि शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, शादी की बात करने आ रही हो, पर सर वो तो कुछ और ही चाहती थी। आदेश, हेलो विद्या। कम नो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स। पी लो। थैंक यू सो मच। विद्या, तुमने अचानक नोएडा में मिलने का। बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब अचानक आ गई और तुम कह रही थी कोई अर्जेंट काम। हाँ आदेश, अर्जेंट काम तो है। पता है मुझे ना 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर जल्दी अरेंज नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे 5 लाख रुपए कहीं से भी। मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? ये तुम्हारा टेंशन है, फिगर इट आउट। कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, समझे? क्या और क्यों? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देना तो मैं अभी के अभी शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और कह दूंगी कि मेरे साथ तो जबरदस्ती की गई है। फिर सोच लेना कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। सर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वेटर खाना लेकर वक्त पे आ गया और मैं फटाफट वहां निकल के बाहर आ गया और मैंने उसका सर तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसलिए तूने विद्या से बदला लेने के लिए उसे जान से मार दिया। अगर सर ये सच होता तो मैं खुद चलकर यहाँ नहीं आता। चल मान लिया तू सच बोल रहा है, तो फिर तेरा मोबाइल फोन 3 दिन से ऑफ क्यों? सर मैं अगले दिन बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु चला गया था और पता नहीं अचानक सर मेरा सिम करप्ट हो गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मैं नया सिम नहीं ले पाया। सर आप मेरा यकीन कीजिए कि वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड थी सर। ठीक है, अभी तू जा सकता है। मैं अपनी दीदी को अच्छी तरह जानती हूँ। 1 महीने पहले मिले लड़के के लिए वो हमसे कभी नहीं झूठ बोलती सर। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 महीने से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये बात भी आप लोगों को कहाँ पता थी? कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हो सकता है इसी तरह और भी बातें सच हो। तुम्हारी दी के मोबाइल का रोमांटिक मैसेज और टैटू का वे एवी, क्या मतलब है इसका? सब वो सब आदेश के लिए नहीं था। दी को पोइट्री का बहुत शौक था सर, वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखकर मुझे भेजा करती थी। सर ये देखिए। जो ना दिखता है बस महसूस होता है कि कुछ बंधन है तेरे और मेरे बीच में, और इस बंधन में बड़ा सुख है कि आजाद होने का ख्याल ही डरा दे। और सर वो टैटू वो सब दी ने अपने और मेरे लिए बनवाया था। ए फॉर अमृता, बी फॉर विद्या। एंडलेस लव AV, लेकिन ये AV क्या है? नहीं समझी? नहीं। अरे ए अमृता, बी विद्या। एक ही कहानी के 2 पहलू और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही दिख रहे थे, लेकिन इतना तो तय था कि इसमें से एक कहानी झूठी थी। लेकिन कौन सी? केस में आए इस नए मोड़ ने पुलिस को उलझा दिया, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और अपनी छानबीन जारी रखी। और तभी उन्हें सुबोध से जुड़ी एक खबर मिली। सर रेलवे की लिस्ट आ गई है। वो मडगांव जा रहा है अपने घर, संपर्क क्रांति ट्रेन से। ये रहा उसका बोगी नंबर और सीट नंबर, ये देखिए सर। और सर ट्रेन की टाइमिंग भी लगभग विद्या के गोली लगने के 2 घंटे बाद की है। इसका मतलब कि उसके पास पूरा टाइम था कि विद्या को गोली मारकर ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन के टाइमिंग के मुताबिक तो अभी वो घर पहुंचने वाला होगा ना? यस सर। गोवा पुलिस से बोलो उसे उठा ले। ओके सर। सुबोध भाटिया जी मैं ही हूँ, बोलिए। गोवा पुलिस, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मैं खुद शौक में हूँ। देख जो भी है सच सच बोल दे, वरना हम तुझे ऐसी शौक देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोइंसिडेंस था कि हम दोनों एक ही टाइम में नोएडा आए हुए थे काम से। विद्या नोएडा में मुझे उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस से पता चला। मुझे लगा हमें मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम शाम को कैफे में मिले। वेल
अच्छा लगा तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर। आई मीन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, सेम एज यूजुअल, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ, या हेलो, आई गिव यू अ कॉल। यप। बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। एक्चुअली मैंने ना मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्टर किया था, तो वहीं से एक लड़के से बात हो रही है। वो लड़का दिल्ली का ही है और बहुत इंसिस्ट कर रहा है मुझे मिलने के लिए। तो आई मीन इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, मिल लो। 1 महीना ही हुआ उसे जानते हुए, और फिर सारा दिन इतना बिजी थी मैं कि टाइम ही नहीं मिला। अब बोल रहा है कि होटल आ जाता हूँ मिलने के लिए। काफी इंटरेस्टेड है तुम में। और जिसका ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है ना, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे। यार एक्चुअली मैं ना थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कितनी बार तो मना कर चुकी हूँ, सुबह से 6 बार फोन कर चुका है। कैन यू बिलीव दिस? शूट भी नहीं हुआ जाता। अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी ही मुलाकात थी मेरी उसके साथ। उसके नेक्स्ट डे मैं मडगांव के लिए निकल गया और बाय मिस्टेक में अपना चार्जर होटल में भूल गया। नेटवर्क भी कम था, इसीलिए ज्यादातर टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि विद्या की बहन अमृता ने बताया कि विद्या आदेश से मिलना नहीं चाहती थी, और अब ये सुबोध भी यही कह रहा है। होटल मैनेजर ने भी यही बात बताई है कि आदेश पूछ रहा था कि विद्या का रूम कौन सा है। इसका मतलब ये एक सरप्राइज विजिट नहीं थी। आदेश विद्या से उस रात जबरदस्ती होटल में मिलने गया था, वो भी बिना बुलाए। सर, गाजियाबाद में हिंडन नदी से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है। आरटीओ से पता चला है कि ये मोटरसाइकिल किसी नरेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेश कुमार? जी सर, नहीं। यूपी 14 DL 3049 तेरी बाइक का नंबर है? जी सर, लेकिन वो तो मेरी जय चलाते हैं, अभी भी उन्हीं के पास है। तेरे जीजा जी का नाम क्या है? सर ये देखिए इसकी करतूतें। आशिक आवारा बना फिर रहा है। अब तो मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? काम के लिए 3 महीने पहले मैं मुंबई गया था, तो पहली बार मैंने वहां विद्या को देखा। उसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाया। उसके ऑफिस में अक्सर आना जाना लगा रहता था। एज ए क्लाइंट मैंने विद्या से बहुत बार बातचीत की थी फोन पर। फिर 1 महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट की तरफ से डेली रिकमेंडेशन में उसका प्रोफाइल आया, तो सर मैंने उसे रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट भी कर ली, पर उसे पता नहीं था कि सर मैं वही क्लाइंट हूँ। फिर हम लोग ऑनलाइन चैट करने लगे, फोन पर बातचीत शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। 3 दिन पहले नोएडा काम से आए और सर मैं उससे मिलने होटल पहुंचा। सरप्राइज। आदेश, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। थैंक्स, लेकिन अचानक बिना बताए इन्फॉर्म तो कर देते। मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। मैं समझ रहा था तुम बिजी थी, थक गई होगी, तो यहाँ होटल में आकर तुमसे मिल लेता हूँ। अच्छा है क्या? ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। आदेश, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। प्लीज यार, तुमसे पहली बार मिल रहा था तो खाली हाथ थोड़ी मिल सकता था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ हाउ इज योर डे? ठीक था। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाता हूँ। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। अच्छा बताया नहीं तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? हाँ, थोड़ा हेक्टिक था बस, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आदेश, तुम्हारा फोन आ रहा है। एक वाइफ का फोन है। तुम शादीशुदा हो? विद्या, विद्या, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने ही वाला हूँ। Shut up! तुम
शादीशुदा हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, तुम एक फ्रॉड हो। मैं पुलिस हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार माय फुट, जस्ट गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चिल्लाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। देखो आदेश, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे रजिस्टर किया। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तुम फ्रॉड हो तुम। ओके, आई एम सॉरी, बोलता रहा हूँ। तुम फ्रॉड हो, डोंट टच मी। अपने मन में कोई वहम मत रखना कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी मैं, समझे? तुमको जेल भिजवा के रहूंगी मैं। निकलो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। निकलो बाहर। रूम सर्विस मैडम। सर, मैं डर गया था। मुझे लगा कि विद्या पुलिस को बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा सर। तो तूने डर के विद्या को मार दिया। बदलते समय के साथ साथ जीवन के हर रूप में भी बदलाव आया है। शादियां भी अब सिर्फ जान पहचान से नहीं, बल्कि मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए भी तय होती हैं, जहां पर किसी की भी पहचान सिर्फ एक फोटो और साइट पर लिखी उसकी डिटेल है। लेकिन आदेश जैसे कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और ऐसी एक मंशा ने विद्या की जान ले ली। ऐसे में ये मैट्रिमोनियल साइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनकी साइट पर रजिस्टर होने वाले हर शख्स की तहकीकात करें और उसके बाद ही उन्हें रजिस्टर होने दें, ताकि फिर से किसी विद्या की जान न जाए। आदेश को 66D IT एक्ट की धारा 468 के तहत मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाने के लिए, धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा हुई है। चलो हटो, पीछे पीछे। सर, ना वॉलेट ना पैन कार्ड, पॉकेट से सिर्फ ये कोल्हापुर से मुंबई का टिकट मिला है और यहाँ के किसी की एड्रेस की पावती। हो सकता है किसी ने मारने के बाद सब कुछ लूट लिया हो। क्राइम पेट्रोल के महाराष्ट्र वीक के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। इस नौजवान की हत्या किसके लालच का नतीजा थी? लूट का, या ये मामला था दुश्मनी का, या फिर ये सब कुछ और ही था? सर, जी कौन है मंगला? सर आप मैं सुरेश पाई और ये मेरी पत्नी मंगला पाई है। क्या बात है सर? आप जानती हैं शायद। कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो
डर रही है देख के इसको, लाश सड़ गई है ना। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसकी जेब से आपका एड्रेस कैसे मिला? पता नहीं सर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे नहीं जानते? पक्का ना? पक्का सर। मोरे देखो वर्किंग है क्या, और अगर है तो 10 और 11 मार्च की फुटेज ऑर्गेनाइज करो। ये भाई अपनी उम्र से ज़्यादा दिमाग चला रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर हो सर। 10 को मुंबई पहुंचने के बाद और 11 की रात इसकी हत्या से पहले ये कहाँ था? सर कोल्हापुर के एक पुलिस स्टेशन में 13 मार्च को एक 20 साल के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट हुई है। लड़के का नाम है रघु हिंद्रे। सर चेहरा और कपड़े विक्टिम की बॉडी से मेल खाते हैं। गुड, एक काम करो, कोल्हापुर से वो मिसिंग केस की फाइल यहाँ मंगवा लो। रघु की फैमिली को भी बुलवाओ, लाश की शिनाख्त करवानी पड़ेगी। सर। मोरे, जिस एरिया से डेड बॉडी मिली थी वहाँ की चोरी और लूट के पुराने केसेस खुलवाओ। देखो कौन है वहाँ का पंटर। छोटा मोटी चोरी करता हूँ साहब, लेकिन खून नहीं। पहचानता है इसे? पटेल की दुकान से मिला है। तूने देखा था ना बच्चे का खून करने के बाद? ध्यान से देख इस फोन को और उल्टी कर। छोटे मोटे काम कर रहे, लेकिन काम का पता नहीं। काम याद है साहब। सच्ची साहब, आई शपथ इतना ही जुआ था साहब। तारीख याद है? किस रात को फोन चुराया था? शुक्रवार साहब, 10 तारीख। सर अगर ये जग्गा सच कह रहा है और उसने 10 तारीख को ही फोन चुराया था तो ये कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि रघु की मौत अगले दिन मतलब 11 तारीख को हुई। फिर भी उसे कस्टडी में रखो, लूट और मारपीट का चार्ज लगाओ। हो सर। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि जग्गा ने बताया, रघु के बैग में ना तो पैसे थे ना ही कोई कीमती सामान, तो फिर कोई रघु को मारेगा क्यों? 20 साल का रघु कोल्हापुर से मुंबई आता है एक नवविवाहित दंपत्ति का एड्रेस लेकर, लेकिन उस दंपत्ति का यह कहना है कि वो उसे जानते तक नहीं। मुंबई पहुंचने की रात जग्गा रघु को लूटता है, लेकिन वो ये कहता है कि रघु का कत्ल उसने नहीं किया और रघु के बदन पर मिले घाव भी उसने नहीं दिए। रघु ने ऐसा क्या किया था कि किसी ने उसे जान से मार दिया, और वो ऐसे किस काम से मुंबई आया था कि जिसकी भनक तक उसके माता पिता को नहीं थी? क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जो अपने जवान बेटे की गुमशुदगी से परेशान थे और फिर उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा एक लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाए। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया हमारे रघु के साथ? काका का इकलौता बेटा था ये, कौन से दुश्मन निकाली है इसके साथ इंस्पेक्टर साहब? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीपक हिंदरे हैं? हो सर। आपकी थोड़ी मदद लगेगी। हो। तुम्हारे काका ने कोल्हापुर में जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें ये लिखवाया था कि रघु तुमसे मिलने आ रहा था मुंबई। तुम यहाँ मुंबई में रहते हो? जी सर, कुर्ला में। मैं एक बीपीओ मध्ये काम करता हूँ सर। और कौन कौन है परिवार में? गांव में आई है मेरी सर। ये रघु यहाँ मुंबई आया क्यों? लेकिन उसके सर पे प्यार का भूत सवार था सर। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन भी किया था। खूप वेळ लागले दादा. दादा मी मंगलाशिवाय नाही जगू शकत और ना मंगला मेरे बिना जी सकती. आपला परिवार, आपली जात कुठे आणि ती कुठे? और अब तो उसकी शादी हो गई बड़ा. देख,
भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं दादा? उसकी शादी हो गई है, मुंबई में रहती है, फिर भी वो मुझसे ही प्यार करती है। मुझे कुछ करना होगा दादा। नहीं रघु, रघु नहीं, रघु। क्या नाम बताया लड़की का? मंगला सर। मंगला पई? जी सर, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है अभी। सुरेश पई से? हो साहब। दीपक, सर सुरेश पई के ऊपर कोल्हापुर में रघु को पीटने का एक केस है और सर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अरेंज हो गई। सर उड़ेंगे। 1 मिनट रुक, भागेंगे। हाँ, यहां से चलो। सुरेश पई चला। सीसीटीवी फुटेज और दीपक के बयान से यह भी साबित हो गया कि सुरेश ना सिर्फ रघु से मुंबई में मिला था बल्कि उसने रघु को पीटा भी था। सुरेश जितना अपनी पत्नी मंगला से प्यार करता था उतना ही उसके पुराने प्रेमी रघु से नफरत। ऐसे में रघु को जान से मारने की मंशा उसके मन में हो सकती थी। तो क्या यह एक जुनूनी अपराध था? क्राइम ऑफ पैशन? अरे साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उसकी मौत से कोई लेना नहीं। कोल्हापुर में केस चल रहा है तुझ पर। शादी से 1 हफ्ता पहले तूने रघु की जमकर पिटाई की थी। उसकी टांग टूटते टूटते बची थी। उसके बाद वो मंगला के प्यार में मुंबई आया तो तूने वहां भी उसको मारा। क्या रे सुरेश, इतना भेजा घूम गया था तेरा कि तूने जान ले ली उसकी? साहब मैंने कहा ना आपसे, मैं 11 को दिन से ही पुणे में था। राजा हरिश्चंद्र, तूने तो ये भी कहा था कि तू उससे मुंबई में मिला ही नहीं, तूने उसे मारने की धमकी नहीं दी। कहा था ना? कहा था साहब, इसलिए कहा था क्योंकि मैं घबरा गया था साहब। आपने उसकी डेड बॉडी की फोटो जो दिखा दी थी, मेरा उसके साथ ऑलरेडी लफड़ा था। सीधे शक मुझ पे ही करते ना साहब। सर टोल बूथ कैमरा के हिसाब से 11 तारीख सुबह 10:30 बजे पई मुंबई से निकल गया और उसके टोल बूथ के पावती में भी वही टाइम है। पक्का खिलाड़ी है, झूठ पे झूठ बोलता है, क्योंकि रघु को मारने का मोटिव सिर्फ इसके पास था। और सर ये भी हो सकता है कि उसने किसी और से मरवाया हो और खुद बचने के लिए मुंबई से निकल गया, ताकि हमें शक ना हो। इसलिए कह रहा हूँ मोरे, ये पक्का खिलाड़ी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी पक्की होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, इसकी अनयूजुअल एक्टिविटी, सब कुछ। और तब तक इसे कस्टडी में ही रखो। और हाँ, इसके अलावा सिर्फ दीपक है, उसकी कुंडली भी निकलवानी होगी। शांत आदमी है दीपक, अपने काम से काम रखता था। दीपक को किसी से ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। दीपक मेरा पड़ोसी है, मेरे छोटे भाई जैसा। मैंने उसकी कितनी मदद की है, पानी भरने में, बिल भरने में, लेकिन मुझे भी शादी पे नहीं बुलाया। शादी? कब हुई इसकी शादी? तो यही कुछ 1 महीना पहले। हाँ सर, ये दीपक का घर और ये मेरा घर, इतने करीब रहते हैं हम लोग, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन कब गुपचुप शादी बना ली समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम बता रहे थे कि जब वो शादी करके आया उनके साथ कोई और भी था? हाँ सर, एक रिश्तेदार था। रिश्तेदार? हाँ साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, कुछ तो गड़बड़ थी। वो गड़बड़ अभी भी चालू है? अब बीवी नहीं तो गड़बड़ किस चीज की? बीवी नहीं है सर, एक दिन दीपक की बीवी को चक्कर आया, यहीं पे गिर पड़ी बेहोश होके।
जब बेहोश हो गई तो दीपक उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद सिर्फ एक ही दिन दिखी जब दीपक उसको हॉस्पिटल से लेके आया। अच्छा, फिर अगले दिन गांव चली गई। सर अभी तो ये ऑफिस में होगा। एक काम करो, बुलाओ इसे कल, अपने तरीके से पूछताछ करता है। हो सर। सर सर बैठो बैठो, बुलाएंगे साहब, बुलाएंगे सर। लेकिन ओ बोला ना बैठने को, साहब बुलाएंगे बोल के। सर आपने बुला बाहर नहीं फिरायला, बसा येते, बोलत होतो मला। ओ भाई सर क्या साहिबानी अरे बोला जाके था बैठो ऊपर। ना, जाके बैठो उधर, अभी साहब राउंड पे गए, चलो जाओ। फुटो, ये क्या सोने की जगह है क्या? सर अरे दीपक, तुम कब आए? आओ अंदर आओ। तो सर बस बैठ बैठ। सर वो क्या बात हो गई? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पिछले 4 घंटे से बाहर वेट कर रहा हूँ सर। क्यों, बहुत बिजी है क्या? घर पे बेटी इंतजार कर रही है? दीपक, हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे क्या झूठ बोला सर? बीवी के बारे में क्यों नहीं बताया? सर आपने पूछा ही नहीं। तुझसे पूछा था दीपक कि तेरे परिवार में कौन कौन है, और कौन कौन है परिवार में? सर वो क्या है, नर्वसनेस के कारण आपको बताना रह गया रहेगा बीवी के बारे में। और आप समझ सकते हैं सर, मेरा भाई मरा है। भाई से इतना लगाव था तो उसे मुसीबत में बस डिपो से घर क्यों नहीं लाया? इतना जरूरी काम था कि तेरा भाई जिसे पीटा गया था, जिसका पैसा मोबाइल सब चोरी हो गया था, उसे घर लाने की बजाय तूने उसका कोल्हापुर का टिकट कटवा दिया। और एक तू ही था जिसने उसे आखिरी बार मुंबई में देखा था। ए थाम थाम इकडे। रघु क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? मैं गया था उससे मिलने, लेकिन उस कुत्ते ने देखने भी नहीं दिया मेरी मंगला को। बहुत मारा था छोड़ूंगा नहीं साले को, देखना। अरे तुझे आई की शपथ है, अगर तू दोबारा उससे मिलने गया तो अरे मार डालेंगे तुझे रे वो लोग। और स्वतःचा नहीं तर कम से कम आई बाबा का ख्याल तो कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे आई बाबा, बोल? और मैं उससे नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगा, या वो कैसे जिएगी मेरे बिना? दादा जिवला गया हूं मेरी, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके। लेकिन फिर भी तूने उसके गायब होने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, क्यों? सर वो क्या है कि आपने जब भी मुझे रघु का फोटो दिखाया, मुझे उसी वक्त मालूम पड़ा कि वो इतने दिन से मिसिंग था। दीपक 11 की शाम 6 से रात 10 बजे तक कहाँ था तू? आप मुझ पर मेरे भाई के कत्ल का शक कर रहे हैं? दीपक कहाँ था तू? सर मैं मेरे घर पर ही था। किसके साथ? कोई सबूत है? सर कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मैं उस दिन मेरे घर पर अकेले ही था। और तेरी बीवी? सर दरअसल मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आराम करने के लिए गांव गई है। संभाल के जाना। देख दीपक, हमसे कुछ भी छुपाना मत, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि सच बुलवाने के तरीके हमें आते हैं, समझा? हो सर। ये अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाओ, घुसना पड़ेगा गहराई में। ये जहां काम करता है वहां भी जाना चाहिए एक बार, और मोरे, इसकी बिल्डिंग के वॉचमैन और पड़ोसियों से
उस रात के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। हो सर। मेरे वर्कर्स खुश रहे इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। और ये दीपक तो बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी था मतलब शादी के पहले तक उसने अचानक ही शादी कर ली। उसके शादी के बाद मैंने तो आउट ऑफ वे जाके उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसके बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे भी उठाए थे, पूरे 25 लाख। 25 लाख? हाँ जी। और इतनी मदद करने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया उससे, अचानक से गायब ही हो गया। गायब हो गया मतलब 4 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहा और ना ही किसी को उसने इन्फॉर्म किया। दीपक का ऑफिस में कोई ड्रॉअर, लॉकर ऐसा कुछ है? हाँ सर, मैंने सारी फैसिलिटीज दी है उसको। उसकी चाबी मिल सकती है? हाँ जी। हाँ मोरे। सर इस दीपक के घर पे घर पड़ी हुई है और ये दीपक भी घर पे नहीं है। क्या? मोरे तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। जी सर। शर्मा, दीपक का ड्रॉअर, लॉकर जो भी है उसे अच्छे से चेक करो। उसकी चाबी आप इन्हें दे दी। मोरे, ये फोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो। हाँ शर्मा बोलो। सर दीपक के ऑफिस के लॉकर से गांव में जमीन की खरीद के पेपर्स मिले हैं। जमीन की खरीद के पेपर ऑफिस लॉकर में? ठीक है शर्मा, तुम वो पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। यस सर। मोरे, इस दीपक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन सर कहाँ? ना वो घर में मिलता है ना ऑफिस में। मुझे लगता है हमें कोल्हापुर चलना चाहिए, वहाँ से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर ये है दीपक का घर। साहेब काय झालं? कुछ नहीं, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। बरं आप आइए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आपकी बहू होगी ना अंदर? बहू? मेरे बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई, बहू किधर से आएगी? दीपक ने शादी नहीं की? नहीं तो क्या बरं? नहीं कुछ नहीं काकी। अच्छा आखिरी बार दीपक का फोन कब आया था आपको? 4-5 दिन पहले किया था साहब। ऐसे तो हर 2 दिन में फोन करता था, इस दफा 4-5 दिन से फोन नहीं आया उसका। साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं, उसने एक जमीन खरीदी है तो सरकारी कागज पे उसका साइन चाहिए था। जमीन? मुझे तो नहीं बताया उसने। कुछ हुआ है क्या साहब? कुछ हुआ नहीं है, आप बस इतना करना, अगर दीपक आए या उसका फोन आए तो कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में मोहिते साहब को बता देना। बरस चला। नमस्कार। बोलो शर्मा। सर एक डेवलपमेंट है, दीपक का मैरिज सर्टिफिकेट जाली है। क्या? हाँ सर, नकली मैरिज सर्टिफिकेट है। बट सर कोई नकली मैरिज सर्टिफिकेट क्यों बनाएगा? बहुत सी वजह हो सकती है शर्मा, फ्रॉड, स्कैम, गलत इरादे से ही नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। एक काम करो शर्मा, दीपक के नाम का रेड अलर्ट निकालो, वो जरूर फरार है, ढूंढना है उसे। ओके सर। मोहिते साहब। हाँ सर। वो जो दीपक के ऑफिस से लैंड डील के पेपर्स मिले थे, हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। फुल सपोर्ट सर। कहीं बोलत नहीं है साहब, किसी से भी बात नहीं करती है। रघु के जाने के बाद एकदम गमसाली है। बहुत धक्का लगा साहब, अंदर से बहुत धक्का। काका, काके की दवाइयाँ जो मंगाई थी अंदर रख दे बेटा। शेखर है साहब, रघु का दोस्त। रघु के जाने के बाद यही देखभाल कर रहा है हमारी, बहुत मदद करता है हमारी। अच्छा रघु ने कभी आपको फोन किया था? कुछ बताया था कभी? कुछ परेशानी थी उसको? नहीं साहब, पर वाकई उसको कुछ परेशानी थी क्या?
अभी तक ऐसा कुछ सामने आया तो नहीं है। खैर, कुछ लगेगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। चलो। मोरे, लो इनकम फैमिली है, क्या मोटिव हो सकता है? सर सॉरी सर, मी आतमध्ये काही बोलू नहीं सर। वो रघु के बारे में काकी कुछ भी सुनते हैं ना सर तो उसको सदमा आ जाता है सर। मेरे को आपको कुछ बताने का है रघु के बारे में। क्या सर? 11 तारीख को रघु का मेरे को फ़ोन आया था सर। शेखर यार, मैं नहीं रह सकता यार मंगला के बिना। अरे पागलपन मत कर, चुपचाप गांव में वापस आ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सब सेट करता हूँ यार। क्या सेट करेगा रे तू रघु? छोड़ना यार। और बता क्या चल रहा है बाकी? अरे इधर गांव में क्या नया चलेगा, तू बता मुंबई का हाल। अरे हाँ शेखर यार, एक और गुंदड़ है यार इधर। क्या? मैं दीपक दादा के यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे ना कुछ तो विचित्र सा लग रहा है यार। हेलो, मुझे लगा सर वो मेरे को दोबारा फ़ोन करेगा, लेकिन किया नहीं सर। मला वाटलं कॉइन वगैरह ख़त्म झाले असेल, पर उसके बाद उसने फ़ोन किया ही नहीं सर कभी भी। पता नहीं उसने दीपक दादा के बारे में क्या विचित्र सुना देखा। कितने बजे फ़ोन किया था उसने? करीब 7 साढ़े 7 बजे किया था सर शाम में। अगर दीपक की शादी झूठी थी तो फिर वो अपनी नकली पत्नी का इलाज क्यों करवा रहा था? और दीपक की फर्जी पत्नी को आखिर ऐसी क्या बीमारी थी कि जिसके इलाज के लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर खर्च हुआ? क्या रघु को पता चल गया था कि दीपक की शादी नकली है? और क्या सिर्फ इसीलिए दीपक ने अपने भाई को मार दिया? इन सब बातों का जवाब सिर्फ दीपक दे सकता था, पर आखिर दीपक इस वक्त था कहां? कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? सर प्राइमा फेसी गला दबाने से इसकी मौत हुई है। मेरे हिसाब से लगभग 2 दिन पहले इसकी मौत हुई है। सर इसकी मौत 2 दिन पहले हुई और उसके 1 दिन पहले हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके 1 दिन बाद उसी के घर में घरफोड़ी हुई। सर मतलब ये सब कुछ उसी रात में हुआ है जिस दिन हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था। और जिस किसी ने भी इसे मारा है, शायद इसे मारने के बाद वो इसके घर गया, वो लैंड डील के पेपर्स ढूंढने जो इसने अपने ऑफिस के लॉकर में छिपा के रखे थे। मोरे, हमें मोहित से पता करना चाहिए कि उस लैंड डील के पेपर्स के बारे में कोई लीड मिली या नहीं। 20 लाख की जमीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। देखिए। क्या? कैसे? कहीं कळत नहीं सर, मगर खेती की जमीन बदली करने के लिए दीपक ने अप्लाई किया था और वहाँ कुछ फैक्ट्री डालने वाला था। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदली करने वाला था। ये देखिए। इस जमीन का असली मालिक कौन है? रहता कहाँ है? चलो साहिबाना बैठा। 20 लाख की जमीन 10 में बेची तो कुछ तो गड़बड़ सर, ये मनोहर को जानता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मनोहर अब कहाँ है। मनोहर ने खेती की जमीन क्यों बेची थी, कुछ पता है? साहब बीबी बीमार थी उसकी, सबको पता है। किसान बेचारा क्या करता, जमीन बेचकर मुंबई को लेके गया इलाज के लिए। क्या बीमारी थी उसकी बीवी को? खूब बड़ी बीमारी थी, चक्कर आके गिरती थी भाई। ट्यूमर का काहीतरी, ब्रेन ट्यूमर। हाँ, दारू पी के मनोहर यही बोलता था, ब्रेन ट्यूमर। मोहिते, मनोहर के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। चेक करो। जो आदमी दीपक और उसकी बीवी के साथ देखा गया था, उसका चेहरा मनोहर से बहुत मिलता है। इसका मतलब ये आदमी मनोहर है। और एक बात मोरे, तुम्हें याद है जब हमने ये तस्वीर पहली बार देखी थी, हमें इसमें कुछ अजीब लगा था। ये फ़ोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो में। अजीब ये है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही हैं, सिर्फ आदमी का चेहरा बदल दिया गया है। मनोहर की जगह दीपक। हो सर, लेकिन ये सब करके इन्हें मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा मोरे। ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड है। मनोहर की वाइफ को ट्यूमर था, उसके इलाज के लिए मनोहर को काफ़ी पैसे चाहिए थे। अगर मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन बेचता तो भी उसकी बीमारी के इलाज के लिए कम पड़ते, इसलिए दीपक ने उसे इंश्योरेंस फ्रॉड का ऑफर दिया।
वो मनोहर की बीवी के साथ झूठी शादी करेगा और अपनी कंपनी से 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस उठाएगा। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसके बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे भी उठाए थे, पूरे 25 लाख। और बदले में मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन दीपक को 10 लाख में बेचेगा। 20 लाख की ज़मीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। मोरे, इस मांडवली से मनोहर को अपनी 20 लाख की ज़मीन के मिले 35 लाख और दीपक को 20 लाख की ज़मीन 10 लाख में मिल गई। दोनों का फायदा। बरोबर सर। ऑपरेशन के लिए पैसों के भी बंदोबस्त हो गए और ज़मीन भी अच्छे भाव में बिक गई। लेकिन अगर सबका फायदा हुआ तो ये खून क्यों? मुझे लगता है इस फ्रॉड मेडिकल इंश्योरेंस का रघु को पता चल गया होगा और इसलिए उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। तो दीपक ने सिर्फ अपना फ्रॉड छुपाने के लिए अपने ही भाई को मार दिया, या फिर मनोहर। अब ध्यान से मनोहर की ये फोटो देखो। अंगूठी अंदर की तरफ पहनता है। कुछ समझे? हो सर। रघु को दीपक ने नहीं, मनोहर ने मारा है और दीपक को भी मनोहर ने ही मारा है। रेड अलर्ट जारी करो। अभी स्टेट से बाहर नहीं गया होगा। सर, स्टेट के सभी पुलिस थानों में अलर्ट्स भेज दिए हैं, लेकिन सर अगर ढूंढने में देरी हो गई तो स्टेट छोड़ के निकल भी सकता है। हाँ मोरे, हमें सही जगह ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ सर? हॉस्पिटल्स में। सर हॉस्पिटल में क्यों? मनोहर अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और उसकी बीवी को ट्यूमर था। उसी चक्कर में तो ये सारा फ्रॉड किया गया है। अगर इसकी बीवी का इलाज चल रहा है तो वो रेगुलर किसी हॉस्पिटल में जाती होगी। मोरे, जल्द से जल्द सारे हॉस्पिटल्स में चेक करवा। हो सर। सर नासिक के एक अस्पताल से खबर आई, मनोहर उसकी बीवी को लेके वहां पहुंचा। उसकी बीवी की कंडीशन बहुत सीरियस है। चलो। सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 3। पेशेंट की तबीयत कैसी है? हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा ना सके। इंश्योरेंस फ्रॉड तो समझ में आया। अब आगे बता, रघु को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? संगीता की सर्जरी बस हुई थी सर। मैं उसे गांव ले जाने वाला था, तभी दीपक का भाव को रघु वहाँ आ गया। जब उसे पता चला कि उसके भाई ने शादी कर ली तो पागल सा हो गया सर। बोला सबको बता देगा। तो 11 की शाम मैं और दीपक उसको समझाने के वास्ते बाहर लेकर गए, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था साहब। तब भी बोला कि मैं सबको बता दूंगा। मैंने दीपक को बोला तू घर जा, मैं इसको समझाते हुए लाता हूँ। जब दीपक घर चला गया तो मैं उसको लेकर। ए रघु, काय को ये सब लफड़े में पड़ रहा है तू? अजीब बात है ना, मतलब दादा की शादी हो गई है और घर वालों को पता भी नहीं है। हे बग रघु, तेरे दादा की शादी तेरे लिए बड़ी बात है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, और इसमें तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस तू ये बात अपने तक रख, कर ला। चल चलते हैं। ठीक है, मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ घर पे, बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं यार, एक गड़बड़ है यार। मैं दीपक दादा क्या रह रहा हूँ यहाँ पे ना, कुछ तो
अरे बात कर रहा हूँ ना। अरे मना किया ना। मैं तेरी क्यों सुनूं? मेरी क्यों सुनूं? मैंने नहीं तो आज के बाद किसी की नहीं सुनेगा तू। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब। अगर नहीं मारता तो वो अपना मुंह खोल देता और इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आ जाता सर। फिर मेरी संगीता का इलाज नहीं हो पाता था सर। और दीपक उसे क्यों मारा? जब आप लोगों को रघु की लाश मिली और आप लोगों ने तहकीकात शुरू की तो आप लोग दीपक के बहुत नज़दीक आ गए सर। वो डर गया और मेरे पास गाँव आ गया धमकी देने। तूने रघु को क्यों मारा? वो हमारा पोल खोलने वाला था। अभी जो तूने किया है ना, उसके चक्कर में मैं फंसने वाला है। मतलब ये कि रघु के खून के लिए पुलिस मेरे ऊपर शक कर रही है। मैं जा रहा पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए कि रघु को तूने मारा है। तूने। दीपक फ्रॉड दीपक मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था साहब। मेरी जमीन को कौड़ियों के दाम पे खरीद कर उससे करोड़ों कमाना चाहता था। मेरी क्या गलती थी सर? मुझे मारना पड़ा उसको भी, और उसको मारने के बाद मैं उसके घर गया पेपर ढूंढने। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मेरे हाथ में पेपर लग गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इसमें शामिल हूँ। लेकिन मुझे पेपर मिला ही नहीं। फिर उसी रात मैं कोल्हापुर वापस चला गया और संगीता को लेकर मैं नासिक आ गया इलाज के लिए। मैंने उसको बचाने के लिए सब कुछ किया सर, सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गई सर। मुझे छोड़कर चले गई सर। किसी भी नीयत से या किसी भी कारण से किया गया गुनाह ही होता है और उससे कभी किसी का भला नहीं होता। दीपक ने सस्ती जमीन को पाने के लिए इंश्योरेंस फ्रॉड का कदम उठाया, जिसकी वजह से उसे अपनी और अपने भाई की जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ गरीब मनोहर अपनी बीवी को जानलेवा बीमारी से बचाना चाहता था और इसलिए वो इंश्योरेंस फ्रॉड में शामिल हो गया। छोटे से अपराध पर अपना पहला कदम रखने के बाद उसी को छिपाने के लिए मनोहर को एक के बाद एक कई अपराध करने पड़े। उसने घर में लूटपाट की, 2-2 खून किए और जिस बीवी को बचाने के लिए उसने अपराध किए, अंत में वो उसकी जान भी नहीं बचा पाया। ये बेहद जरूरी है कि हम लालच से दूर रहें और किसी भी छोटे स्तर के अपराध में भी ना तो शामिल हों और ना ही सहायक बने। रात के सन्नाटे में सुनसान जगह पर कोई एक बोरी लुढ़का देता है और उस बोरी में से एक हाथ यूं बाहर निकल आता है मानो सवाल कर रहा हो, क्यों मिली मुझे ऐसी मौत। दिल्ली साल 2012। आइए मुड़कर देखते हैं वक्त को, मन में उठते हुए सवालों के जवाब तलाशने के लिए। पानी कम पड़ गया क्या जो परफ्यूम से नहा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम उस लड़की को घर पे क्यों ले आए हो? देखो, उसकी मम्मी गांव चली गई है और मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। आज से वहीं रहेगी। बेचारी बच्ची। हाँ, बिना किसी मतलब के तो तुम कुत्ते को भी पानी ना दो। इतने सालों से बिना मतलब से तुम्हें भी तो रोटियां खिला रहा हूँ ना, कुछ फायदा हुआ? हाँ, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अरे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया? किससे फोन में बातें कर रही है? देखिए ना अंकल, सुबह से मम्मी को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतने सारे मैसेजेस किए फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। पता नहीं कैसे हो। तू टेंशन मत पाल, गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। पर फिर भी अंकल, मन ना अशांत सा हो रहा है। पता नहीं, मम्मी की चिंता हो रही है। मैं तारा को अच्छे से जानता हूँ, फोन वोन के मामले में वो कितना लापरवाह है तुम्हें पता है ना। तू नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा है मैंने। हाँ, नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आता हूँ। चलो बेटा। अरे किधर जाएगी? बहुत मजा आएगा। आजा, छोड़ दो मुझे। आजा आजा, कहाँ छोड़ दो मुझे? कट इट। क्या बात है, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत नताशा नताशा, तुम्हारी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू सर। सर सब कुछ आपकी बदौलत है, आप ही हमें इतना बड़ा ब्रेक दिए, हम पे भरोसा किए। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो दिख ही रही है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, इसलिए आज रात को पार्टी तो बनती ही है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे कॉस्ट्यूम चेंज के लिए जाना है। हाँ श्योर, रात को पार्टी मत भूलना। ओके, सी यू। जीतू जी। जी। किसी को बोल के नताशा को जरा जल्दी बाहर भिजवाइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आजा बेटा, आजा आजा। अरे गुप्ता जी, आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारी जो फिल्म है ना एकदम सुपर हिट। अरे हीरोइन ने क्या काम किया, आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अरे सर, पूरा ऑडियंस हिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का, जल्दी मिलते हैं। ओके जी, बाय। मुकुल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक लड़की से मिलाने वाला हूँ। ये वही है, मुस्कान। देखिए ना, इनका पोर्टफोलियो देखिए ना सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? मुस्कान। मुस्कान, स्वीट नेम है। कैमरे के सामने घबरा तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? सर, लड़कियों की उम्र की क्या सर, हीरोइन 18 साल में अटक जाती है। हाँ, ये अभी भी 18 की हुई है सर। अच्छा, तब तो गोल्डन एज में आई है, बहुत तरक्की करेगी। हाँ? अरे भाई, वो जरा गाड़ी वाले निकालो, नताशा मैडम के साथ हमें डिनर के लिए जाना है। सर एक मिनट आइए ना। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ जीतू जी, बताइए। सर वो तो घर चली गई। घर चली गई? जी सर। ऐसे कैसे चली गई? मैं यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से उसे डिनर के लिए बुला रहा हूँ और वो चली गई। अरे बंद करो ये पिक्चर वगैरह, हम क्या बेइज्जती कराने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? बैकअप करो। सर क्या बात कर रहे हो आप, 3 दिन की शूटिंग हो चुकी है। तो क्या हुआ? बैकअप इज बैकअप, पिक्चर बंद करो। मुकुल जी, क्या है? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर, हीरोइन के लिए फिल्म क्यों बंद करना है? हीरोइन को ही रिप्लेस कर दीजिए ना। मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 7 दिन हो गए, अभी तक एक बार भी बात नहीं हुई। मैसेज करती हूँ, जब नेटवर्क होगा तब डिलीवर तो हो ही जाएगा। मम्मी कहाँ हो? फोन करो, तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या हुआ? कौन था वहाँ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई नहीं आंटी, आइए। हटो, मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, वो हमारे मोहल्ले का गुंडा है। हटो जरा, मैं देखती हूँ उस गुंडे को, और फिर बाद में तुम्हें भी। कोई नहीं है वहाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दुबे बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। यस सर, और शायद बॉडी को यहाँ से घसीट के लाया गया है। दुबे सर, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर यहाँ 2 बैग पड़े हैं। रामपाल, चेक करो। सर, इसमें किसी औरत के कुछ कपड़े हैं, बस। सर, मुझे तो लगता है कि मारने वाले ने इस विक्टिम से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान को मिटा दिया है। सर, इसमें भी कुछ कपड़े और ये सीडी मिले।
ये वही औरत है जिसकी बॉडी हमें मिली है। टाइटल्स में नाम चेक करो। ओके सर। बस। तारा कुमारी, ये भोजपुरी फिल्मों की पुरानी एक्ट्रेस है और इसको मरे हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करो और तारा कुमारी के बारे में पता करो। हेलो। ओके, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? हाय सर। ये ताला यहाँ पर कब से लगा हुआ है? जी सर, करीब 3 दिन से। किसी ने तारा कुमारी को जाते हुए देखा यहाँ से? जी सर, मैंने देखा। तकरीबन 7 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रही थी। अरे कौन है? अरे अंधी हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता है? हमारे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी भाभी जी, वो गलती से पानी गिर गया। सॉरी सॉरी बोलने से हमारा क्या कपड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ, अरे देखना चाहिए कि भाई इंसान बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से काम करे। मम्मी शांत हो जाइए, सूख जाएगा, पानी है ना। उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? सर, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर 3 दिन पहले वो इस घर को लॉक करके ऑनर को चाबी देकर अपने अंकल के साथ चली गई। ठाकुर साहब, जैसा आपने मुझे रूम दिया था ठीक वैसा ही छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो बेटा, चलो। अंकल? जी सर, रमेश नगर में घर है, संदीप शर्मा नाम है उसका। ये अंकल तारा कुमारी का कोई रिश्तेदार है? दिखने में तो वो पति पत्नी दिखते हैं, मुस्कान को भी बेटी बुलाता था। इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे शर्मा जी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है दूसरे घर में। अच्छा, और कुछ खास बात जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी हो? संदीप में और तारा कुमारी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। खबरदार, जो तुमने उसके दिमाग में हीरोइन बनने के सपने डाले तो ये हमारी बेटी है, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से। दोबारा इसकी तरफ आंख उठा के भी देखना, तुम्हारे हम आंख नोच लेंगे। चलो बाहर जाओ और दोबारा भी शक्ल भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। ये मकान मालिक का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश ठाकुर जी, वो नोएडा में ही रहते हैं, उनका अक्सर यहाँ आना जाना होता है। दुबे सर, मिस्टर ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। अरे भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? शांत हो जाओ। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। गॉट इट, गुड, वेरी गुड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अभी अभी तुम्हारा एक्ट देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हारा पैकअप। ओके। तुम जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके सर। हाँ जी बताइए। दरअसल बात यह है कि सर, थोड़ा पेमेंट अगर रिलीज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। नितिन, इनको 50,000 रुपए दो। शर्मा जी, ये 50,000 रुपए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। बोलिए। कि मुस्कान आज रात को डिनर मेरे साथ करेगी। सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो आप ही की हीरोइन है सर। मुस्कान बेटा, मुकुल जी अपने घर पर एक पार्टी रखे है, तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ, मेरा एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं आता हूँ। पर उनके साथ एक बात याद रखना, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ? तुम उनके साथ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ? एक मिनट। हेलो शर्मा यार। हाँ? हाँ? तारा कुमारी जब गांव गई तब आप दोनों कहाँ थे? सर, मैं तो घर पर ही था। और आप मुस्कान? सर,
मम्मी को भेजने के बाद हम घर पर ही थे। गांव में कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, एक टूटा फूटा मकान है उनके पिताजी का। मुस्कान, आपकी मम्मी किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं सर, लेकिन अपनी बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में थी सर। अगर ऐसी बात थी मुस्कान, तो आपकी मम्मी को गांव गए हुए 10 दिन हो गए। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गांव पहुंची भी या नहीं? कोई फोन कॉल या कोई मैसेज? हम रोज फोन करते थे मम्मी को, लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं था। हमें लगा कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क आएगा तो खुद ही फोन कर देंगे वो। इतने मैसेजेस भी किए मम्मी को, लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी हमें अकेला छोड़ के चली गई है सर। संभाल बेटा, संभाल। चलो मिस्टर शर्मा। जी सर। आपसे भी बहुत कुछ जानना है, बैठिए। पूछिए सर। आपका और तारा कुमारी का झगड़ा होता था, क्यों? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं होता था। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। तारा कुमारी ने आपको कई बार घर से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब आपकी और तारा कुमारी की लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो आपका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? दरअसल बात यह है कि तारा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और इलाज के पैसों के लिए हमारा झगड़ा हुआ करता था। इसलिए आपने तारा कुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। मैं तो उसे बहुत मानता था। पिछले 20 साल से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ सर। आप चाहे तो मुस्कान से पूछ लीजिए, मैंने हमेशा तारा का ख्याल रखा है सर, हमेशा। सर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। हर महीने उसे पैसे देता था, अपना फर्ज निभाया सर। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर, क्यों मारूंगा? अब चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए सर। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ आइए, जब तक तारा कुमारी का कातिल मिल नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए? ठीक है सर। सर, तारा कुमारी के मकान मालिक रजनीश ठाकुर आ गए। बुलाओ उन्हें। मुझे एक बात याद आ रही है, वो अपनी बेटी मुस्कान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। मतलब? ये कोई 20-25 दिन पहले की बात है। रामन, तुम हमसे दूर रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यों ना बात करनी है? तुम्हें समझ नहीं आता? हमने कितनी बार कहा दूर रहो हमसे, हमारा पीछा मत किया करो। अरे देख, तो जिंदगी में रानी बना के रखा हूं, पास में ले। छोड़ो हमें तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो ना हमें, छोड़ो मेरा हमारी बेटी पर नानी के कीड़े भी औरत इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक मार दिया मर जाइए। कहीं की। उसके बाद मैंने कभी रमन को नहीं देखा और ना ही मेरी कभी तारा कुमारी से मुलाकात हुई। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आप जा सकते। थैंक यू सर। दुबे सर, ये रमन के बारे में पता करो। ओके सर। थाने से तेरा बुलावा आया है। सब कौन सा थाना? मेरे सारे रिकॉर्ड क्लियर है साहब। पर हम थाने में बताएंगे। चल अभी चल। साहब सारा रिकॉर्ड क्लियर। अरे बात क्या होगी सर? तारा कुमारी को धमकी देकर आया था ना तू कि जान से मार देगा? मौका मिलते ही तूने उसे जान से मार दिया। तारा किसने मार दी साहब? ना साहब, मेरा इसमें कोई हाथ ना है। मैं तो बस मुस्कान से बात कर रहा था, उसने देख लिया बस सर। इतनी बात में थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। और उस कहासुनी की वजह से तूने तारा कुमारी को जान से मार दिया? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे जानते? पर साहब एक नंबर की बावड़ी औरत थी, एक नंबर की। रोज ना रोज किसी ना किसी तक भिड़े रहती। किसने काम कर दिया बस। आप देख, तेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है हमें। तू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना, चेन स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े के मामले में। बोल साहब, वो मजबूरी में गलती हो गई थी, उसे सजा भी काट चुका हूँ साहब। पर एक मैं कुछ नहीं करता, एकदम रिकॉर्ड क्लियर था मेरा। 18 फरवरी को तू कहाँ था? साहब मैं तो घर आया था, मैं कहीं ना गया साहब। मेरी माता पूछी। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले,
जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा साहब, ये रहूंगा। रमन की मुस्कान पर बुरी नजर थी, किसी तरह की रोक टोक का वो आदी नहीं था। ऐसे में मुस्कान की मां के आपत्ति करने पर, झगड़ा करने पर वो उसे मौत के घाट उतार दे, ये संभव तो था, लेकिन ये एक छोटे मर्ज की बड़ी दवा थी। उधर शर्मा के पास तारा को मारने की बड़ी वजह थी। तारा अब उसके किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा वो शर्मा के मकसद में रोड़े अटका रही थी, उसके बनते काम को बिगाड़ रही थी। पुलिस के सामने तहकीकात के दो रास्ते थे, एक संदीप शर्मा की तरफ जाता था और दूसरा रमन की तरफ। दुबे सर, ये रमन और शर्मा पे नजर रखो, इनके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। और सर, ये तारा कुमारी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से अपने गांव पुनपुन जा रही थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के निकलने की टाइमिंग दोपहर के 2:15 बजे की है। उस दिन ये ट्रेन अपने टाइम से तो निकल गई, लेकिन तारा कुमारी स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब स्टेशन जाने के लिए कम से कम तारा कुमारी 1 घंटा पहले निकली होगी। ऑटो वाला जनकपुरी से तारा कुमारी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए निकला होगा, लेकिन तारा कुमारी की डेड बॉडी महरौली के पास एक सुनसान इलाके में मिली। दुबे एक काम करो सर, ये डी रूट चेक करो, महरौली टू जनकपुरी। इस रास्ते पर जितने भी सिग्नल्स, बिल्डिंग्स, एटीएम्स, उन रास्तों से ये ऑटो जरूर गुजरा होगा। ओके सर। सर, ये देखिए, उस ऑटो का फुटेज मिल गया सर। जूम करो। ओके सर। तारा कुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऑटो का नंबर भी। इस ऑटो का नंबर नोट करके आरटीओ से सारी डिटेल्स निकलवाओ इसकी। ओके सर। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन आ गई है, वो ऑटो किसी नवल किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 18 फरवरी को तुम अपनी ऑटो में एक औरत को जनकपुरी से रेलवे स्टेशन लेकर गए। क्या किया तुमने उस औरत के साथ में? साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किसी औरत को लेकर के नहीं गया था। तो 18 फरवरी को वो औरत तुम्हारी ऑटो में आई कहां से? मेरे पास 2 ऑटो है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ और दूसरा रेंट पे देता हूँ। 18 फरवरी को तुमने अपनी ऑटो किसे रेंट पर दी थी? एक ही आदमी है जो 1 महीने से मेरा ऑटो चला रहा है। कौन? मुन्ना। कहाँ रहता है ये मुन्ना? रुको रुको, अरे सुनो, ये मुन्ना का घर कहाँ है? ये आगे से वो रहा ना सर, मुन्ना। नहीं मुन्ना, पकड़ो इसको। रुक, कहाँ भाग रहा है? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। सर, मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी सर। किसकी मदद की थी तूने? सर, रमन की। साहब, मुन्ना 1.5 नंबर का धोखेबाज है साहब, उसकी बात विश्वास ना करें साहब। मुन्ना का नाम हमने लिया कब? साहब, गलती होगी साहब, माफ कर दे साहब। बोल, क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। तारा की चोरी साहब, मुस्कान, उसके चक्कर में मारा। मैम, चाय? सॉरी मैम। इडियट, देख नहीं सकते क्या? सॉरी मैम, छूट गया। जाओ, निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी को? बैठो 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 बैठो। देखिए ना सर, पैर चलते चलते बच गया। हाँ, ले बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुस्कान, क्या हुआ सर? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं क्या हुआ। पुलिस स्टेशन क्यों? ले चलो। पर सर, हुआ क्या है? तुम्हारी माँ अकेले ही गाँव जाने वाली थी? हाँ सर, उन्हें बस कुछ ही दिनों के लिए गाँव जाना था। अगर ऐसी बात है दुबे, तुम्हारे नाम की टिकट क्यों करवाई गई? मुस्कान कुमारी, और लास्ट मिनट तक तुम्हारी टिकट कैंसिल नहीं हुई। सर, वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा वो अकेले चले जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे क्यों छुपाया? हमने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। सच तो ये है कि तुमने अपनी माँ तारा कुमारी का खून रमन से करवाया। क्या? रमन ने हमारी मम्मी का खून किया है? रमन तो एक मोहरा था,
खिलाड़ी तो तुम हो, चाल तो तुमने चली। ये मोबाइल नंबर 9892391891, ये नंबर तुम्हारा ही है ना? जी सर। इस नंबर से रोज तुम रमन से बात करती हो, यहां तक कि जिस दिन तारा कुमारी का मर्डर हुआ उस दिन हत्या से पहले और हत्या के बाद तुमने इसी नंबर से रमन को फोन किया, उससे बात की। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। बंद करो अपनी एक्टिंग। देखो, सब सच सच बता दो। मम्मी समझती नहीं थी, उसकी बीमारी उसके दिमाग में चढ़ गई थी। इनकम कुछ थी नहीं और जितने भी पैसे बचे थे सब उनकी बीमारी में खर्च हो गए थे। भिखारी हो गए थे हम। हमको हीरोइन बनना था, फिल्म लाइन में जाना था, लेकिन वो कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी हमारी बात। प्लीज मम्मी, हमारी बात तो सुनो एक बार। हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम हीरोइन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज। बेटा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें बहुत गंदगी है। हम सब संभालेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे खुद के साथ। हम वादा करते हैं आपसे मम्मी। समझने की कोशिश करो। हमें ये सपने देखने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़े लोगों की है, सिर्फ बड़े लोगों की। देखो, कल ही तुम हमारे साथ गांव चलो, अपनी मम्मी की बात मानोगी ना? हमारी ये इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हाँ, ठीक है मम्मी। और इसलिए हमने रमन का इस्तेमाल करने का सोचा। आदत बन रही तो मेरी आदत बना के रखना चाहता है, उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल, क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावली है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? जिस दिन मम्मी गाँव जाने वाली थी उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया और मम्मी को अकेले जाने के लिए मना लिया। भैया, ये रिक्शा काहे रोक दिया? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? आंटी, पहचाना क्या? तुम? अपनी शोहरत की भूख में तुमने जन्म देने वाली उस माँ को मरवा दिया जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बेटी ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ दोष सोच और परवरिश का नहीं था, यहाँ दोष था उस संतान का जिसने अपनी माँ के मन को समझा ही नहीं। तारा की हत्या के जुर्म में मुन्ना, रमन और मुस्कान को आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे युवा दोस्तों से ये खास गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन एज में ज्ञान और विवेक का दामन जरूर थामे, लेकिन अपने बड़ों के तजुर्बों की अनदेखी भी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।